नमस्कार, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वोट यात्रा लेकर हम पहुंचे हैं हरियाणा की सबसे चर्चित लोकसभा सीट पर, और सिर्फ लोकसभा सीट नहीं, यहाँ विधानसभा सीट का भी चुनाव है। करनाल करनाल आपको बता दें, पिछले कुछ समय से, लंबे समय से हरियाणा की राजनीति के केंद्र में है। इसने कई दिग्गजों को यहाँ पर तारे भी दिखाए हैं, कईयों की नैया पार भी लगाई है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से मौजूदा मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है, और क्योंकि करनाल से जो मैसेज जाएगा उसके बहुत मायने होंगे, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, सिर्फ 4 जून के लिए नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि बीजेपी ने जो परिवर्तन किया उसके बाद करनाल जो है उसके आसपास ही सब कुछ होना है। करनाल ने मुख्यमंत्री भी चुनना है, और करनाल पूर्व मुख्यमंत्री को चुनता है या नहीं चुनता ये देखना होगा। करनाल 2019 में भी चर्चा में था। देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत करनाल से हुई थी मार्जिन के लिहाज से। क्या बीजेपी ऐसा कुछ करने जा रही है? क्या कांग्रेस टक्कर दे रही है? क्या जननायक जनता पार्टी बीजेपी से अलग होने के बाद कुछ कर पाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल जिस तरह के प्रयास कर रही है उसके करनाल में क्या कुछ मायने हैं, उसे समझेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करें। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। रमन सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ टीपू पोडिया है जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कृष्ण कुटेल साहब हैं इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौहान साहब, मुख्यमंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री भी, करनाल क्या करेगा? देखिए, करनाल वही करेगा जो करनाल ने 19 में किया था। करनाल मुख्यमंत्री को जिता करके विधानसभा भेजेगा, और करनाल पूर्व मुख्यमंत्री को भारी अंतर के साथ विजयी बना करके संसद में भेजेगा। हरियाणा का पूरे का संकल्प है साहब, 11 कमल खिलेंगे, 10 की 10 लोकसभा हम जीतने वाले हैं, और 11वां कमल हमारा करनाल से विधानसभा का खिलने वाला है। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर हमारे विरोधियों से भी आप अकेले में पूछ लें और उनको ये कह दे भाई धर्म की बात दिल पर हाथ रख के कहिए, ऊपर वाले ना हाजिर नाजिर जान मान कर बताइए, तो वो भी कहेंगे आएगा तो मोदी ही। हाँ, उनको भी मैदान में रहना है, राजनीति करनी है, इसलिए सब अपना काम कर रहे हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राम विरोधियों के बीच में है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी यानी भारत का मान सम्मान, तिरंगे की आन बान शान को दुनिया में ऊंचा पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री और उस नेता के बीच में है जो भारत की सेना पर सवाल खड़े करता है, जो चीन की भाषा में बोलता है, जो पार्टी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर हल्के वाली टिप्पणी करती है। उस पार्टी को हरियाणा के देश के लोग पक्के तौर पर हराएंगे, और ढंग से हराएंगे, जिसने भारत की सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहने का पाप किया था। करनाल में है ये चुनाव। करनाल क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको जो है नेशनल मुद्दों की बात करनी पड़ रही है। देखिए, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का भी है। सुनिए तो सही, मैं पहले लोकसभा की बात करूंगा ना। विधानसभा का तो एक विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव है, वो छोटा चुनाव है। बड़ा चुनाव लोकसभा का है, इसलिए मैंने बात की राष्ट्रीय मुद्दों की। राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनाव में भी महत्व के होते हैं, और स्थानीय मुद्दों में भी तो हम अपने हर विरोधी को पटकनी देने की स्थिति में। मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं। हमारे प्रतिपक्षी अभी आएंगे, रोजगार रोजगार चिल्लाएंगे, कुछ आंकड़े भी लेकर आएंगे। मैं उनके आने से पहले आपको बता रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस की हमसे पहले 10 साल सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। 10 साल में पक्की सरकारी नौकरियां, आरटीआई वो भी लगा लें, आप भी लगा लें, आने तो दीजिए। सुनिए तो सही, 85,000 पक्की नौकरियां देने वाले हमें कह रहे हैं कि हमने रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने उनके मुकाबले 9.5 साल में 1,40,000 पक्की नौकरियां दे दी। दूसरी बात, एक अंतिम वाक्य नौकरियों पर, नौकरियां इनके शासनकाल में खर्ची पर्ची सिफारिश नेताओं की परिक्रमा के आधार पर मिलती थी, जाति जिला और नोटों का झोला देकर दी जाती थी। यहाँ जितनी नौकरियां दी, मेरिट पर दी, मेरिट, मेहनत, परिश्रम, मेधा का सम्मान हुआ है। हरियाणा हमारे साथ खड़ा है, इस कारण से करनाल भी। चलिए भाई साहब, एक बात बताएं,
दूसरी सबसे बड़ी जीत थी पूरे देश की, 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी बीजेपी। इस बार तो पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल हो गया चुनाव करनाल का। देखिए, अगर मनोहर लाल खट्टर जी इतने ही बेहतरीन मुख्यमंत्री थे तो उनको चुनाव से पहले क्यों हटा दिया गया? भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती, क्योंकि 2.5 करोड़ हरियाणवियों ने 9.5 साल जो पीड़ा सही है। हरियाणा प्रांत एक किसान की भूमि है। अगर 3 काले कानून इतने ही सही थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? उसके बाद अगर ये बात करते हैं आज रोजगार की, इनके एचपीएससी के सेक्रेटरी अनिल नागर के पास करोड़ों रुपए पकड़े गए, जेल में है। तो इनके पार्टी के सेक्रेटरी थे ना, इनके पदाधिकारी था ना, मुझे पता है वो कौन है, पर्ची खर्ची की बात करने वाले। मैंने आपको सुना, अब आप सुने। नौकरी देने वालों के घरों में, दफ्तरों में जब करोड़ों रुपए पकड़े गए, हमने ये बात विधानसभा के पटल पे भी उठाई। उसके बाद आप सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जिस प्रांत के अंदर 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ हो और पेपर कैंसिल हुआ हो, उससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। बार बार ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। करनाल में आज हम खड़े हैं, जहां 9.5 साल मुख्यमंत्री जी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। सड़कें टूटी हुई हैं। आप रेड लाइट, इन्होंने 160 करोड़ रुपए यहां खर्च कर दिए। आज 18 में से 14 रेड लाइट बंद पड़ी हैं। 15 लाख रुपए का नमस्ते तो लिख दिया, नमस्ते के नीचे सड़कें नहीं दिखाई देती। एक इन्होंने कहा कि हम नाइट मार्केट बनाएंगे रेडी वालों के नाम पे, वो नाइट मार्केट कहाँ पे है? मनोहर लाल खट्टर जी जमीनी धरातल पे जानते थे विरोध कितना है। उसके बाद आप देख लीजिए, करनाल जिले की बात करता हूँ मैं भी इस जिले से ही बिलोंग करता हूँ। गांव में जमीन बेच के बच्चे डोंकी के रास्ते, मौत के रास्ते विदेशों में जा रहे हैं। आप एक चीज को बड़ी गहराई से समझें, क्योंकि नशा गांव, शहर, कस्बों में चारों तरफ फैल चुका है। सरकार के पास क्या कोई जवाब है? मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा। चुनाव, करनाल का चुनाव आपको कैसा लग रहा है? दिव्यांशु बुद्धि राजा मुकाबला कर पाएंगे मनोहर लाल का? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात कहना चाहता हूँ। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हमारे यूथ लीडर हैं और उन्होंने हमेशा युवाओं की बात को उठाया है। और मैं आज यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, आप मुझे 4 तारीख को जोड़ लेना, बुद्धि राजा जी कम से कम 2 लाख से जीतेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं बुद्धि राजा 2 लाख से जीतेंगे। जननायक जनता पार्टी कहाँ खड़ी है पूरे चुनाव में? भूमिका क्या है उसकी? जननायक जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा क्षेत्र वाइज जो इनके स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के संसद के अंदर हरियाणा की आवाज़ को उठाने का काम करेगी। मतलब जननायक जनता पार्टी का प्रोमिस ये है कि जिस प्रकार, अगर मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में आज ये डिबेट हो रही है, मैं इसको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी यहाँ पर संजय भाटिया जी सांसद रहे और मोदी जी की लहर में एक पुलवामा अटैक जिसमें बड़े बड़े नेता ढह गए, तो उनमें उनका दाव लग गया। उससे पहले 2014 में भी मोदी जी की वेव थी, उसमें अश्विनी चोपड़ा जी का दाव लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम जो चोपड़ा जी का, जो संजय भाटिया जी का, ऐसा कोई ठोस काम नहीं है जिसको लेकर के हम ये सोचे कि भी आज करनाल लोकसभा क्षेत्र। कब याद आया आपको? 12 मार्च के बाद याद आया कि कोई काम नहीं किया इन्होंने? देखो वरुण जी, ये नहीं है कि कब याद आया, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए ना उठाया हो? कोई भी, जो हम 4.5 साल सरकार में, इस सरकार ने काम किया या नहीं किया? इस सरकार में जो गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा की सरकार में, उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो युवाओं को लेकर के था, चाहे वो महिलाओं को 50% जो आरक्षण था चुनाव में, उसको मतलब इस सरकार ने काम किया? गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला जी ने खूब काम किए। 12 मार्च के बाद काम होने बंद हो गए? नहीं, 12 मार्च के बाद काम, आप मेरी बात को पूरी तो होने दीजिए। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी जनता तक जाएगी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के पद में सबसे बड़ी ताकत होती है प्रदेश की। ये जो 9.5 साल में करनाल लोकसभा की जनता का भला नहीं कर पाए, तो क्या सांसद बनकर के वो भला कर देंगे? आज इसी करनाल में सबसे ज्यादा अगर स्थानीय समस्याओं की बात करें, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या, जैसे कोरोना काल हुआ तो कैसे कल्पना चावला मेडिकल का फेलियर रहा। मैं इससे पहले भी डिबेट में अपनी बात रख चुका हूं। फेलियर रहा तब तो साथ थे आप।
जब साथ थे तब भी हम बोल रहे थे, तब भी दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे थे, आज फिर बोल रहे हैं। भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ना तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, और ना ही अगर कोई एमआरआई किसी ने करानी पड़ती है तो 3 दिन में रिपोर्ट आती है। अच्छा है, आपने बताया कि मतलब इलाज में दिक्कत है, चलिए देर से बताया। कुटेल साहब मुझे बताएं, इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से खुद चुनाव नहीं लड़ रही, समर्थन दे रही है, उम्मीदवार नहीं मिला क्या? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि चुनाव लड़ रही है और एनसीपी को जो है कि समर्थन इस सीट से जो है कि वो दिया है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई थी, हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई थी, और जब इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो है कि आईएनएलडी भी जो है कि वो शामिल थी, नहीं थी शामिल। देखिए ऐसा है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की बात चली तो उसके अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल को भी जो है कि वो बातचीत की गई है और उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन हुड्डा की वजह से, क्योंकि हुड्डा ने जो कहा कि भी इंडियन नेशनल लोकदल अगर आप इसको शामिल करेंगे तो मैं रिजाइन जो है कि वो दे सकता हूं, क्योंकि हुड्डा जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, क्योंकि उसको ईडी और सीबीआई का डर है, क्योंकि जो पीछे हुड्डा यहाँ पे कमजोर कर रहे हैं पार्टी को। हाँ, हुड्डा जो है कि कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा ने जो है कि पार्टी को कमजोर करने का काम किया है और पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो टिकटें वितरित करने का काम किया है, तो लेकिन उन्होंने करनाल के अंदर भी बाहरी कैंडिडेट जो है कि इस करनाल की जनता के ऊपर थोपने का काम, कमजोर उम्मीदवार दिया है? हाँ, जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार दिया है और करनाल की जनता पर जो है कि बाहरी कैंडिडेट जो है कि यहाँ पर थोपने का काम किया है। क्या लोकल जो है कि क्या वीरेंद्र भाई जी जो है कि चुनाव नहीं लड़ सकते थे? क्या भाई हमारे रमन जी जो है कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ सकते थे? क्या करनाल की जनता के अंदर उनको कोई नहीं मिला? तो यहाँ पर जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो है कि इंडिया गठबंधन के अंदर थे, एनसीपी गठबंधन के अंदर थे, और वहां पर जो है कि शरद पवार जी ने भी कहा था भी आप करनाल से अपनी तैयारी करें, लेकिन हुड्डा ने फिर वहां पर राहुल गांधी और खड़गे साहब के पास जाकर के कहा अगर मराठा जी को जो है कि आपने चुनाव लड़ाया तो हम जो है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सेटिंग से खेल रहे हैं क्या? देखिए, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि कोई सेटिंग है। इनको लगता होगा तो ये कुछ भी कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बात जो पक्की बात है मैं बताऊंगा। भाई सुनो, पक्के वाली बात ये है कि जो बाहरी का मुद्दा यहाँ उछाल रहे हैं उनसे ये तो पूछिए कि वो जिस पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं उस पार्टी को भीतरी कब से मानने लग गए। हरियाणा में जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं, पड़ोस में जिसका कोई कहीं से अस्तित्व नहीं, जो पार्टी महाराष्ट्र की है उसके सिंबल पर लड़ रहे हैं और लोकल कह रहे हैं। दूसरा और सुनिए, देखिए सुनिए तो सही, एक और मजेदार बात, करनाल में मैं बिल्कुल बुद्धि राजा के पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं नहीं कह रहा बुद्धि राजा भीतरी है कि बाहरी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई बाहर भीतर की बात करने से पहले ये तो सोच लेते कि जिस इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन ले रहे हो वो इंडियन नेशनल लोकदल पड़ोस के कुरुक्षेत्र में सिरसा से लाकर अभय सिंह चौटाला को लड़ा रही है। जिस अभय सिंह चौटाला के नाम पर करनाल लड़ रहे हो और भीतरी चिल्ला रहे हो, बाहरी कह रहे हो कुरुक्षेत्र में, वो भीतर का कत्तो हो गया। भाई बताओ तो सही, मतलब पड़ोस के हल्के में कुछ और, यहाँ कुछ और, करना कुछ, कहना कुछ। मैं तो यही कह रहा हूं, चुनाव कोई कहीं से लड़ ले, देश में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है। और इंडियन नेशनल लोकदल वालों, आपको तो सिखा दूं भाई, चौधरी देवीलाल रोहतक के थे के महम्स के थे क्या? अरे अगर यूं बाहरी भीतरी करोगे तो नकारे गए हो और बुरी तरह नकारे जाओगे। भाई वो आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारे। देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज जो हालात हैं हरियाणा के अंदर, मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, जो साथी आए हैं ना वो भी थोड़ा सुनने का मादा रखें। इस माहौल के अंदर देखिए, बड़े जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग आए हैं, आप लोग थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे पूर्व में 10 साल के मुख्यमंत्री हैं और बड़े ही सम्मानित नेता हैं। बुद्धि राजा जी ना बाहरी हैं, ये मैं आज आपको बता देता हूं। क्या मनोहर लाल खट्टर जी यहां से थे?
तो ये सब बातें हवा में हैं। मुद्दे पे आते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल जो 20 साल से सत्ता में नहीं, एक एमएलए लेके घूम रही है, आज वो राज की बात करेगी? जब भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता में आई है तो इंडियन नेशनल लोक दल ने और जेजेपी ने साथ दिया है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोक दल के भ्रष्टाचार से जन्मी गंगा जमुना पार भेजने वाली पार्टी आज ये बताएगी कि हरियाणा कैसे चलेगा। जिन्होंने लूट का लाइसेंस लेके हरियाणा को चलाया है, आज ये परिस्थितियां हैं कि कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं है। गांव शहर कस्बों में इनको कोई घुसने नहीं देता और आज बात करते हैं दूसरे लोगों की। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम एक बात कहना चाहते हैं, विरोध राजनीति की एक परिभाषा हो सकती है और ये पहले भी हुई है और आने वाले समय में भी होगी, लेकिन मुद्दों पे बात हो। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 1500 करोड़ की लागत से बना है, ना आज वहाँ एमआरआई है, ना एक्सरे है, ना अल्ट्रासाउंड है, जो कि सीएमसीटी कही गई है 9.5 साल से। बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हम फिर बार बार ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे जीतने जा रहे हैं। बुद्धि राजा जी एक युवा नेता है, कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि युवा के भी साथ कांग्रेस खड़ी है। एक सवाल है मेडिकल कॉलेज को लेकर, उसकी दशा क्या है, और दूसरा सवाल मेरा ये है, जनता हर बार भरोसा करती है, आप हर बार चेहरा बदल देते हैं, फिर वो जवाब कब लेगी? प्रजातंत्र में कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े ये तय करने का अधिकार भारत का संविधान राजनीतिक दलों को देता है। कौन सा वो राजनीतिक दल है जो अपने प्रत्याशी नहीं बदलता, और जनता भी मन बदलती है यदा कदा, उसको भी अधिकार है। तो प्रत्याशी बदलने पर मैं नहीं समझता कि बहुत सवाल उठाने की गुंजाइश है। हाँ, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करनाल के संदर्भ में कहता हूँ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बने या मेडिकल कॉलेज करनाल में बने, करनाल की जनता ने हल्ला करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2014 में गई, कॉलेज कॉलेज चिल्लाते चिल्लाते चली गई, कॉलेज का काम शुरू करके अधर में लटका करके चली गई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हमने किया, उसको कंप्लीट किया, वहाँ पर पहले हॉस्पिटल चला, फिर मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, वहाँ से आज एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़कर निकल रहे हैं। एमआरआई नहीं हो रही? सुन तो लीजिए, सुनिए, हर चीज़ में समय लगता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस खास तौर पर, वो रातों रात नहीं बनते, डेवलप होते हैं। अरे भाई, कौन सी पार्टी हमसे सवाल कर रही है? एक मेडिकल कॉलेज करनाल, एक पीजीआई होता था 1966 से लेकर के जब हम सत्ता में आए, रोहतक के पीजीआई के अलावा बताइए पीजीआई कहाँ था? आज हरियाणा में इन्होंने 2014 तक एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई, हमने 14 से लेकर के आज तक एक और हेल्थ यूनिवर्सिटी बना दी, और वो करनाल को मिली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल को मिला। मैं अपने करनाल की बात करूं, बाकियां की छोड़ दो। भाई साहब, 2014 तक करनाल में कहने के लिए हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं था। रोहतक में 3 हुआ करते थे। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, मनोहर लाल जी के शासनकाल में बागवानी विश्वविद्यालय बना महाराणा प्रताप के नाम पर, यहीं पर बना स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, और यहीं पर बने हुई एनडीआरआई को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। करनाल की बल्ले बल्ले हुई है साहब। अतुल जी, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की भी नींव हमने रखी और उसकी शुरुआत भी हमने की थी। आज ये सिर्फ दीवारों पे लिख के अपने आप को बताना चाहते हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ जी, जल्दी। वरुण जी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, उससे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास अगर ये 2-3 शब्द हटा दिए जाएं, एक राम, सेना, पाकिस्तान, भारत, धर्म, ये जो शब्द सेना हटनी चाहिए, क्या इस देश में राम का जिक्र करना हटाने की बात है? क्या इन शब्दों के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास स्थानीय मुद्दों पे बात बताने के लिए नहीं है। आज वीरेंद्र चौहान जी ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात हटाने वाले हटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। एकदम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये नहीं बता पाए कल्पना चावला के अंदर गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर क्यों नहीं है। मैंने
बताया, कि मैंने न्यूरोलॉजिस्ट बताया, डॉक्टर आप क्यों जरा नहीं ये है? बताइए, ये नहीं बता हरियाणा पाए। में, हरियाणा में ये नहीं बता पाए कि यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं है। हम सरकार में आए थे, नहीं 5 बता मेडिकल पाए कॉलेज थे, आज कि 15 MRI मेडिकल की कॉलेज हैं। 3 दिन तक हेल्थ क्यों नहीं होती? यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई क्यों है। एक आम आदमी इनको दिखाई नहीं प्राइवेट में देती MRI और इनको कराने दर्द पे राम से मजबूर है। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। एक बैठो 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 बैठो। ये बिल्कुल सही बात है जी। जब कल्पना चावला का आंदोलन किया गया भी यहाँ के, जब वो उनकी डेथ हुई उसके बाद भी यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा करने के सिवा और कुछ नहीं किया। संसद वहाँ विधानसभा के अंदर बोला 650 करोड़ का हमने बजट वो कर दिया, पास कर दिया, 1 रुपया नहीं दिया। और ये बीजेपी सरकार आने के बाद ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना। ये एक बात और जी, मैं और बात करना चाहता हूँ। और ये कुछ सरपंचों को लेकर, कुछ जिला परिषद को लेकर, कहीं किसान यूनियन का ढोंग रच के ये जो कांग्रेस खेल खेल रही है ना, हुड्डा खेल खेल रहा है यार। 2016 में आरक्षण का खेल खेला था। ये इस हरियाणा को जलाने वाला कौन है? हुड्डा। और उस हुड्डा को क्या है मुद्दे करना? करनाल का मुद्दा एजुकेशन पे और हेल्थ पे है। करनाल का मुद्दा एजुकेशन पे और हेल्थ पे है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पहले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले बनी हुई थी, एनडीआरआई पहले बनी हुई थी। आज ऑपरेटर नहीं है तो ये एमआरआई की रिपोर्ट नहीं आती है। आपने भर्ती नहीं करी है, मशीनें जरूर है लेकिन उसके अंदर ऑपरेटर नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं। मैं पानीपत से हूं और इसी लोकसभा का वोटर हूं। पानीपत शहर में आना मुश्किल है, चारों तरफ इतने टोल हैं। संजय भाटिया जी ने भी मुद्दा उठा लिया। आप डोंकी से अमेरिका जा सकते हो लेकिन पानीपत में बगैर पैसे दिए नहीं घुस सकते। क्या आपने उन टोलों का इलाज ढूंढा आज तक? पानीपत सबसे ज्यादा टैक्स देता है और इतने टैक्स के बावजूद भी पानीपत में टोल नाम की गुंडागर्दी है। आप लोग मानते हो अवैध टोल है, अवैध टोल है मानते हो, हटाते क्यों नहीं? अवैध गुंडागर्दी क्यों करे, क्यों वसूली है? उसका कमीशन कौन है? तो बस मैं चौहान साहब से यही अपना सवाल पूछना था। फिर आता हूँ बाबू जी, एक मिनट। आ रहा हूँ हाँ जी। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि अवैध टोल, लूट मार, जेब काटना, गाड़ियां छीनना, जहाज से नीचे गिराना, बिजनेस पे लिबर्टी के कब्जा करने की कोशिश करना, ये लोकदल के राज में हुआ करता था, भाजपा के राज में नहीं हुआ। देखिए, अभी भाई वीरेंद्र चौहान ने कहा कि जो उनकी शब्दों की जो है कि आप मर्यादा को देखिए, वो उन सब मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने कोई किसी प्रकार का विकास कार्य यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन आपको याद होगा, आपको ऐसा तो नहीं कहूँगा। आपको याद होगा साथियों, चोर चोर मुसेरे भाई, कौन कौन? चोर चोर मुसेरे भाई, जेजेपी भी वही है। क्योंकि जो है कि 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाने का काम किया है और कांग्रेस भी वही है। आपके साथ आ जाए। देश आजादी के बाद आज तक इस देश से गरीबी नहीं हटी, क्योंकि कांग्रेस गरीबी का नारा देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर 40 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को बीपीएल बना दिया है, गरीब बना दिया है, गरीबों को जो है कि बढ़ावा दे दिया। हाँ जी, चोर चोर मुसेरे भाई। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चौहान साहब के पास इस बात का जवाब नहीं था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्यों नहीं है, यूरोलॉजिस्ट क्यों नहीं है। ये नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। इसके अलावा करनाल लोकसभा क्षेत्र में पीएचसी सीएचसी सेंटरों में फार्मासिस्ट नहीं है। पीएचसी पे पिछले 2 साल से डाइक्लोपेरा की टैबलेट तक नहीं है। इनके पास जवाब नहीं होगा इस बात का। दूसरी बात, हमारे लोकदल के भाई जेजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, इनका दर्द तो जायज है, दा कहीं लगता नहीं, एक सीट से ऊपर बात बनती नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इन 4.5 सालों में जो सरकार चला करके दिखाई, सरकार में रह करके काम करके दिखाई। 2 बातें कर रहे हैं आप, ये 2 बातें। आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आप कह रहे हैं 4.5 साल सरकार चला के दिखाई। दुष्यंत चौटाला जी ने, आप ये बताओ, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट अगर आई है, आज चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उनकी एक चाहत थी, उनका सपना था कि किसान के खाते में डिप्टी सीएम थे, यहाँ दवाई भी दिलवा देते। दूसरी चीज,
आज अगर एसएफसी के माध्यम से अगर पंचायत में डायरेक्ट पैसे आते हैं जनसंख्या के हिसाब से, वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। आज अगर हमारे बैकवर्ड भाई को, आज बीसीए को अगर 8% आरक्षण अगर मिलता है, वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। ऐसे तमाम मुद्दे। औद्योगिक नगरी है पानीपत जिले में, आदित्य बिरला पेंट कंपनी लाने का काम किसी ने किया तो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। एमएसएमई का विभाग दुष्यंत चौटाला जी के पास रहा। एमएसएमई में पूरे हरियाणा प्रदेश में 9.7 लाख जो छोटी इकाइयां लगाई गई, उसमें लगभग 19 लाख लोगों का रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है ना हरियाणा में? दुष्यंत चौटाला जी की हरियाणा में रोजगार मिल रहा है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, आप सिर्फ उस बात पे ध्यान दीजिए। वही कह रहा हूँ, हरियाणा में रोजगार मिला है ना? फिर मैं हरियाणा के अंदर अगर एचएसएससी की बात करें, उसमें फेलियर रहा है। रोजगार मिला? मैं आप बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेलियर रहा है। ठीक है जी, तो आपके पास आता हूँ। हाँ जी बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है बीजेपी वालों से, जेजेपी वालों से और कांग्रेस वालों से। जेजेपी वालों को तो आज बोलने का अधिकार नहीं, जो अपने दादा के नहीं हुए वो प्रदेश और देश के नहीं हो सकते। दूसरी बात, 4.5 साल जब मड़ाई खाई इन लोगों ने, तब इसको देश का और प्रदेश का भला नहीं दिखा। इन्होंने सब घोटाले मिलकर करने का, शराब घोटाला, धान घोटाला, कितने घोटाले हैं। बीजेपी वाले से और कांग्रेस वालों से मेरा एक सवाल ये है, करनाल के अंदर इनको 20.5 लाख मतदाताओं में से लोकल प्रत्याशी नहीं दिखा। कांग्रेस की, हुड्डा की और बीजेपी वालों की एक सेटिंग हुई है कि आप मेरा ईडी का और सीबीआई का केस बंद कर दो, मुझे अंदर मत भेजो, क्योंकि इन्होंने वाड्रा को जमीन दी है और बहुत सस्ते कोड़ियों के भाव में दी है। पीछे से कौन? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देश विदेश में डंका बज रहा है, आज से अभी ये देश का चुनाव चल रहा है, देश का निर्णय तय करेगा, तो आप इनसे पूछिए कि आज की डेट में ही क्यों देश विदेशों में डंका बज रहा है, ये पहले क्यों नहीं बजा? कांग्रेस की भी सरकार, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आप कह रहे जो हो रहा है अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, जो हो रहा है। आप देखिए, दोनों देश युद्ध तक रोक देते हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले एक जनरल बात थी, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते थे, ट्रेन निकल जाती थी, टिकट नहीं मिलती थी। गैस सिलेंडर लेने जाते थे, पूरा दिन लाइन में खड़े रहते थे। आज ये सुविधाएं नहीं है आम पब्लिक के पास। ये बहुत बढ़िया रोडवेज की बसों की सारी सुविधाएं हैं, जो बिजली पानी की व्यवस्थाएं थी, बिजली का बिल भरने में बहुत असुविधा होती थी, अब ऑनलाइन सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। बोलो। मेरी एक मिनट, मैं सारे प्रवक्ता से प्रार्थना, एक मिनट बोलिए, एक मिनट सुनिए तुम बात को। मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से एक प्रार्थना है, आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म करी, आपने उसका विरोध किया। राम मंदिर बनाया, आपने उसका विरोध किया। आपने एनआरसी का विरोध किया। क्या कल को बुलेखे से अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है, क्या आप इनको लागू करोगे या इसको खत्म करोगे, इसका समर्थन? आ रहा हूँ जी बाबूजी, आ रहा हूँ। यहाँ से आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं कि अगर धारा 370 आपकी सरकार आ गई, आप वापस कर देंगे या रिपील कर देंगे? देखिए, धारा 370 पे जो फैसला हो चुका है, उस फैसले में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जनहित के जो फैसले हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र के अंदर वादा किया था, वो उन्होंने पूरा किया है, उस पर मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में ये लोग, बड़ी बड़ी सभी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद पहला महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में बना। देखो, आंकड़ों के साथ बात होनी चाहिए, गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई दिखाई देती हैं। आप पानीपत में देख लीजिए, मिनी सेक्रेटेरिएट बनी। आप जींद के अंदर देख लीजिए, स्टेडियम बना। जुलाना के अंदर सेक्रेटेरिएट बनी। दूसरी बात, मेवात में मेडिकल कॉलेज बना। एम्स की तर्ज पे झज्जर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। दूसरी बात, आप 4 थर्मल प्लांट देख लीजिए, हमने हरियाणा के अंदर लगाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई थर्मल प्लांट लगाया? आंकड़े जग जाहिर हैं। हरियाणा को सिर्फ और सिर्फ गंगा जमुना पार भेजने वालों ने लूटा। आज इनके हालात ये थे कि ना तो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, और ना ही जेजेपी को गांव शहरों में कोई घुसने देना चाहता था। ये जग जाहिर है। आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें देख सकते हैं। कोई ये दो मत बात नहीं है, एक मत बात है। आज सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी को बदल के ये सोचते हैं कि विरोध खत्म हो जाएगा। ये विरोध जनता ने जो चुना है, जो विरोध का रास्ता वोट की चोट से है। हम तो ये कहते हैं कि इनको गांव में आने दो, इनका विरोध मत करो, इनको वोट के समय आप बताओ।
वोट के समय बताओ। हाँ जी, बदलाव से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं तो एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके इस चैनल पर। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ये कहा, प्रमोद कृष्णन जी ने, कि सुन तो लो ना महाराज। कांग्रेस के एक प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा। उठा करके मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में कह रही है हम सत्ता में आए तो 370 को बहाल करेंगे। हरियाणा में उनके प्रतिनिधि कह रहे हैं कुछ नहीं छेड़ेंगे। इनका भविष्य खतरे में है। इनका हाल प्रमोद कृष्णन वाला हो सकता है। एक तो ये खतरा मुझे आज दिखाई देता है। दूसरी बात, रुकिए, मैं कर रहा हूं ना, मुझे कहने दीजिए। मैं हरियाणा में बदला क्या मैं बताता हूं। हरियाणा में ये कहते हैं कि थर्मल प्लांट नहीं लगाया। जिन्होंने हमारे से पहले थर्मल प्लांट लगाए थे वो कितना दुभांत करते थे, एक हांडी में 2-2 पेट करते थे, उसका नमूना बता रहा हूं। बिजली बन रही थी हरियाणा में नए प्लांट भी लगाए, लेकिन करनाल शहर को मिलती थी, गुरुग्राम को मिलती थी, कैथल शहर को मिलती थी, मेरे गांव को नहीं मिलती थी। गांव में बिजली आती थी 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, और शहर को 24 घंटे। और नाम लेते थे कि हम तो गांव की सरकार, हाँ किसान की सरकार, हाँ भूपेंद्र हुड्डा हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई भी गांव को 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया। 6000 गांवों को 24 घंटे बिजली दी तो करनाल के प्रतिनिधि और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी, जो हमारे साथ। और दुष्यंत जी का भी रोल होगा ना उसमें कोई? मैं कब इनकार कर रहा हूं। जिस दिन तक ये हमारे पार्टनर थे, इन्होंने जो अच्छे काम किए उसमें इनकी हिस्सेदारी हम तो मानते या नहीं मानते तो अलग बात। दूसरी बात, ऐसे ही हरियाणा के हर घर नल से जल पहुंचाया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने पहुंचाया। हरियाणा के हर जिले में 75 करनाल और पानीपत जिलों के गांवों तक 75 अमृत सरोवर बनाए तो मनोहर लाल जी की सरकार ने। किसान के खाते में सम्मान निधि भिजवाने का इंतजाम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने। बदलाव का एक नमूना और उन्हें बदल दिया। रुकिए तो सही भाई साहब, परिवर्तन, वो आगे बढ़े ना। मनोहर लाल जी सांसद बन के केंद्र की कैबिनेट में जाने वाले हैं साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके जमाने में दिल्ली से 100 रुपए चलते थे। राजीव गांधी कहते थे, सुनिए, राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपए भेजता हूं मेरे गांव के लिए, गोंदर के लिए, और जब तक वो करनाल होते हुए गोंदर पहुंचते हैं बचते हैं 15 रुपए, 85 पैसे इनके दौड़ कपड़िए दलाल खा जाया करते। आज जब नरेंद्र मोदी 2000 रुपए का सम्मान निधि का बटन दबाते हैं तो 2000 टन से कांग्रेस भाई वो कह रहे केंद्र में मंत्री बनेंगे मनोहर लाल। देखिए, मनोहर लाल जी अगर वो विकास पुरुष होते तो उसको मुख्यमंत्री से नहीं हटाया जाता, और उनको मुख्यमंत्री की सीट से हटा करके जो है कि लोकसभा की सीट उनको दी है। और भाई वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि वो केंद्र के अंदर जो है कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन ये सपने लेने छोड़ दो, क्योंकि 10 साल के अंदर जो उसने काम किया है करनाल की जनता जो है कि उसको भूलने वाली नहीं है साथियों। क्योंकि हरियाणा प्रदेश को मनोहर लाल खट्टर ने महंगाई, बेरोजगारी, शहरी फर्जी आईडी घोटाला, एक मिनट साथियों, शहरी फर्जी आईडी घोटाला, और दूसरा जो है ओपीएस की स्कीम को ना लागू करना। कांग्रेस ने जो है 2006 के अंदर, 1 जनवरी 2006 के अंदर ओपीएस स्कीम को जो है कि बंद करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज तक भी लागू नहीं किया। दूसरा जो है यहाँ पर 34 स्कूल इस करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि बंद कर दिए, जिसके अंदर गरीब का बच्चा जो है कि पढ़ने के लिए जाता है। और आज का जो करनाल लोकसभा का चुनाव है, जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आता है। जनता नाराज है। मैं एनएलडी के प्रवक्ता की एक बात से सहमत हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी तो चुनाव हार रहे हैं। अब वो चुनाव कौन हरा रहा है? ये जेजेपी हरा रही है क्या? पार्टी का प्रत्याशी हरा रहा है। जेजेपी हरा रही है? जेजेपी हरा रही है, बिल्कुल डंके की चोट पे हरा रही है। क्यों हरा रही है वो सुनो आप। जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र सिंह का अध्ययन लोगों के बीच में रहने वाला प्रत्याशी है।
आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेटिंग करके कमजोर कैंडिडेट को खट्टर साहब के खिलाफ खड़ा करने का काम किया, ताकि ये आरोप आप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा नहीं रहे, जनता में आम चर्चा है ये। आज अगर करनाल लोकसभा की जनता को कोई सांसद चाहिए, ये सांसद चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की आवाज को उठाए, जो स्थानीय मुद्दों को उठाए। भाई रमन भाई, ये तो कह ही रहे हैं कि हमारे सामने कमजोर है, वो कह रहे हैं सेटिंग से उतार दिया, ये भी कह रहे हैं सेटिंग से उतार दिया, चल क्या रहा है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैंने जैसे कि पहले कहा, इंडियन नेशनल लोक दल जो 20 साल से सत्ता में नहीं है और एक एमएलए लेके घूम रहे हैं, जब किसी भी मुद्दे पे बात आती है तो वो भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता है। और आज वो 2.5 करोड़ हरियाणवियों के हक की बात करते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूँ, आज सिर्फ ये लोग मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात हो, विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, किसान पे बात हो, महंगाई पे बात हो। लेकिन ऐसे माहौल में ये लोग सिर्फ वो बातें करेंगे कि जिससे ये लोग अपनी धरातल की सच्चाई से दूर जा रहे हैं। आप एक चीज़ बड़ी बखूबी समझते हैं, ये सरकार अल्पमत में है। दिस गवर्नमेंट लॉस हैज ए मेजॉरिटी, राइट? और हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के पास बहुमत नहीं। मुझे इस मुद्दे का इंतजार था, बहुत बढ़िया किया। ये सरकार ही अल्पमत में है भाई साहब। देखिए, सरकार जनता के मत से बनी हुई है। 4 जून के बाद सरकार जा रही है। सुनिए तो सुन तो लीजिए, सरकार बनती है जनता के मत से। जनता के मत से सरकार बनी थी। जिस तरह का जनादेश आया था उसमें गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन से जब जेजेपी बाहर हुई तो सदन के भीतर बहुमत साबित किया। अब 3 लोग चले गए, उसके बावजूद हमारा ये दावा है कि हम तो बहुमत में हैं। जो हम पर अल्पमत चिल्ला रहे हैं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, जरा परेड तो कराएं, जरा जेजेपी वाले ही बता दें कि उनके कितने नेता, कितने विधायक नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सरकार बहुमत में है साहब, आवश्यकता पड़ने पर साबित भी कर देंगे। मैं एक और बात कहता हूं, अब हम 10 के 10 कमल खिलाएंगे लोकसभा के, और लोकसभा के 10 कमल खिलने के बाद वरुण भाई 2024 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का, ये जनता बनाम भाजपा कह रहे हैं ना, अरे भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता की पार्टी है। ये आपस में लड़ने वाले, एक दूसरे पर कटाक्ष करने वाले हमें रहेंगे क्या? ये पूछ तो लीजिए, इकट्ठे हैं क्या? ये अल्पमत में है। आपके विधायक हैं क्या? एक साथ देखो, आपके 10 विधायक कहाँ हैं? वरुण जी, हमारा विधायक कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ नहीं है वो चले गए, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इन्होंने तो हमारे विधायकों की बात करी, अरे इनका तो मौके का सिटिंग एमपी भाग गया, सिटिंग एमपी मौजूदा सांसद भाग गया, उसका कोई जवाब है इनके पास? सरकार अल्पमत में है या नहीं? बिल्कुल अल्पमत में है सरकार है। और मैं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज क्यों नहीं सरकार बनाने की पहल करते। आप यहाँ इनके स्वर मिलवा दो। बात नहीं करते। ये वो उसके सिर में डाल रहे हैं। क्या कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया कि मैं जननायक जनता पार्टी का बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाए, तो उन्होंने कहा दे बात लिख के दे गवर्नर को। ये जेजेपी वाले भ्रष्ट कांग्रेस के साथ जाएंगे, इनके दादा को जेल भेजने वाली कांग्रेस के साथ जाएंगे। इतने हाल खराब हो गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने वाली कांग्रेस के साथ वो भी जाने के लिए तैयार। इनके पास आज अल्पमत में सरकार है, इनकी बौखलाहट देख लीजिए। सरकार अल्पमत में है। उनके विधायक और आप एक साथ दिख क्यों नहीं जाते एक साथ? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सुन तो रहा हूँ, इसी सवाल का जवाब दे रहा था। बताइए कहाँ है आपके? सुरजा खेड़ा कहाँ है? जोगीराम सिहाग कहाँ है? बात तो सुनो, आज दुष्यंत चौटाला जी के पास व्हिप की ताकत है। अगर वो व्हिप जारी करेंगे
तो विधायकों को उस पर मोहर लगानी पड़ेगी, नहीं लगाएंगे उनकी सदस्यता रद्द होगी। मैं तो वो बात कह रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता सुन रही है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं ना कि दुष्यंत चौटाला जी लिख करके दे, दुष्यंत चौटाला जी ने गवर्नर को लिख करके दिया, उसके बावजूद भी वो बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। कभी कहते राष्ट्रपति शासन लागू, आज क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे सरकार के खिलाफ? क्यों उनको आप हिम्मत नहीं दिखा रहे यार, आप हिम्मत नहीं दिखा देखिए बात किस बात का वो तो बता दो। देखिए बात सीधी और स्पष्ट है। थोड़ा देर रखे भाई, थोड़ा रुक। बात सीधी और स्पष्ट है। हमारे डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद जी और माननीय बीबी बत्रा जी 30 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी माननीय गवर्नर जी को सौंप के आए हैं। पहली बात। दूसरी बात सुन लो। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला जी ने एक पत्र गवर्नर साहब को लिखा है, उसमें विधायकों के साइन तक नहीं है। वो अपने विधायकों को पहले अपने साथ लेके चले, क्योंकि ये सरकार अल्पमत में है, सब जानते हैं। बड़ी मजेदार बात है कि कह रहे 10 विधायकों के साइन की चिट्ठी दिखा दे। कह रहा हूँ अगर ये इकट्ठे होते, दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शक्ल देख के राजी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दुष्यंत चौटाला को डुबोना चाहते हैं, अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाली देते हैं। जब ये सारे हमारे खिलाफ लड़ने वाले आपस में लड़ रहे हैं तो हमें कैसे अल्पमत में साबित कर देंगे? और एक छोटी सी बात, जब इनके विधायक हमारे पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ये किसके दम पर अपने आप को ताकतवर दिखा रहे हैं? इनसे पूछ तो लीजिए। साइन वो कह रहे सवन विधायकों का, मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, ये इनकी बौखलाहट है, इनको चुप करा लीजिए आप। ये इनकी व्हिप की ताकत है। दुष्यंत चौटाला जी अगर व्हिप जारी करेंगे कोई विधायक बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं इस बात का खुलासा करता हूँ। जो विधायक जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके गया है, किसी में भी हिम्मत नहीं उनकी सदस्यता को छोड़ने की। क्या आज प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दिया? बची कितनी है? नहीं, क्यों नहीं JJP को छोड़ा? किसी ने JJP को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता मेंबरशिप जाएगी तुम्हारी। मेंबरशिप कोई नहीं छोड़ना चाहता, और जो छोड़ के गए उनका हाल देख लीजिए। वरुण भाई, अगर विधायक इस्तीफा दे गए तो ये किसकी माँ को मौसी कहेंगे? पूछिए तो सही। अगर जो आपके विधायक दूसरी पार्टियों के मंच पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो विधायक अगर किसी ने जाना है तो चले जाए, उसमें दिक्कत क्या है? वो तो जिसका मन नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह दिखाई देगा। भाई ये सरकार कौन नहीं गिरने दे रहा? हुड्डा साहब नहीं गिरने दे रहे या दुष्यंत नहीं गिरने दे रहे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल रही है और ये जनता को जो है कि गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर जब सरकार अल्पमत के अंदर है और इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वो अलग बात है भाई, एक चिट्ठी तो जाए ना गवर्नर के पास। इनके 10 विधायक हैं, उनके 30 हैं, आप लिख रहे हैं, तो फिर ये गणित बन क्यों नहीं पा? इसमें जो है कि जो JJP के जो विधायक हैं वो BJP के साथ जो है कि कुछ मिले हुए हैं, जिससे कि ये बात नहीं बढ़ पा रही है। हाँ जी, आपका सवाल आ गया था भाई साहब। आप करनाल के बारे में बात करिए। हमारे करनाल में क्या दिक्कत है? बस स्टैंड जो इन्होंने बनाया 12 सेक्टर में बनना चाहिए था, वहाँ जंगल में बना रखा। NDRI में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और उधर कब्रिस्तान है, उधर से आते वक्त हमें दिक्कत होती है। दूसरी बात, एक शॉर्टकट भी नहीं बना रखा कि आदमी सड़क पे उतरे और अंदर चला जाए, वो भी घूम के जाना पड़ता है। बच्चों को आने में दिक्कत होती है। ITI वालों के लिए बसें नहीं रुकती। 8 बजे के बाद करनाल से डिपो की बसें कैथल के लिए या यमुनानगर के लिए कोई बस नहीं मिलती। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ जी यार, आ रहा हूँ भाई साहब, आ गया आपका, आ गया। हाँ जी, यहाँ से कौन? ऐसे है वरुण भाई, मैं करनाल की बात करूँ तो करनाल में पिछले समय में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आप करनाल के रिंग रोड की बात ले लीजिए, करनाल का पूर्वी बाईपास, पश्चिमी बाईपास, करनाल में 3 नेशनल लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं। अगर करनाल की बात करें तो बहुत ज़्यादा विकास संजय भाटिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और हम करनाल के लोकल निवासी, और वोट BJP को जाएगी पूरे दबा के, कमल का बटन दबाया जाएगा और विकास में अहम भूमिका निभाई जाएगी। करनाल और हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पर विकास हुआ है। अगर हरियाणा की बात करिए, सब लोग वो हैं जो नेताओं के चक्कर काट कर नौकरी मांगते थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना खर्ची और बिना खर्ची के रोजगार लगा। दूसरी बात अगर कर लीजिए,
एक इंसान जीवन भर किस लिए बचाता है? अपने हेल्थ इशू के लिए। हरियाणा सरकार के अंदर आयुष्मान योजना चलाई गई, एक गरीब परिवार, एक असहाय परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा फ्री में दिया गया। दूसरी बात, ये कांग्रेस के लोग राम मंदिर के खिलाफ 23 वकीलों को खड़ा करते थे और आज ये कहते हैं कि हम राम भगत है। 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को मार काट के रातों रात भगा गया। यासीन मलिक को कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री मिलता था। आतंकवादियों की सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस का प्रधानमंत्री यासीन मलिक को रात को डिनर पे बुलाता था। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मार काट के भगाया गया। यह देशद्रोहियों की सरकार। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि करनाल की जनता करनाल के मुद्दों पे तो बात कर ही नहीं रही यहाँ पे जी। यहाँ पर जो भी हमारा अब बीजेपी की पहले सीटें 10 की 10 आती, लेकिन अब 5 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये 6 तो कांग्रेस के उधार मांग के लाई है और ये जैसे वो जीत रहे हैं, कौन जीत हार के मांगे, हार रहे ना वो, इसलिए तो ये 5-5 बातें हो रही है। हो गया भाई साहब, कोई और कह रहा है? भाई साहब बात यह है 1990 में जो कांड इन्होंने कराया, हिंदुओं के साथ कटा दिया, ये कोई विपक्ष पार्टी नहीं बोली थी। करनाल के मुद्दे नहीं है भैया, करनाल के स्थानीय मुद्दे, करनाल के मुद्दे पर अभी कोई और है? एक मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी, बस 1 मिनट जी। ये जो धारा 370 के बारे में बातचीत हो रही है ना, 1 मिनट में बात लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम करनाल पे कर लो। मैं फौजी आदमी हूँ। हाँ लो, ये देश का इलेक्शन है। फूड बंद हो गई, ये देश का इलेक्शन है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बाहर जा रही है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा हमारे बारे में। ये धारा 370 का जिसने जमीन ली, हाँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि धारा 370 का गए वहाँ पे। छोड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए भाई। हाँ, ये मुझे बता दें बात, चलिए अल्पमत की बात हट गई है। मैं आ रहा हूँ नायब सैनी के चुनाव पे, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल सीट जो है वो सीएम सिटी रहेगी। आपने अब क्या उनका मुकाबला आपको दिख रहा है? उनके लिए कोई परेशानी है? देखिए, कांग्रेस ने या हमारे विरोधियों ने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से कोई तो ऐसा नहीं है जिसका चुनाव उठता दिख रहा हो। चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, करनाल में दोनों ही चुनाव हमारे किसी भी एक विपक्षी के नहीं उठ रहे। सब प्रत्याशी वो जब मुख्यमंत्री के बगल में खड़े हुए दिखाई देते हैं तो बहुत बौने, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी की ताजपोशी के बाद जो एक गजब का मैसेज पूरे प्रदेश में गया है कि एक पिछड़े वर्ग का, साधारण पृष्ठभूमि का, पार्टी का साधारण कार्यकर्ता उठकर मुख्यमंत्री बन गया है। उस व्यक्ति की मुस्कान, उसकी सादगी, उसका मिलनसार व्यवहार, उसके कारण समाज के सब वर्गों के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और कांग्रेस की हालत ये होगी कि बोखलाट में ये कह रहे हैं कि ये जो पगड़ी इन्होंने ऐसे सिर पे धर दी है, मारा राज आवेगा। तो रघुवीर कादियान का वीडियो वायरल हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये पगड़ी मुख्यमंत्री की चौधर की जो रख दी है एक पिछड़े आदमी के सिर पे, हमारी सरकार आवेगी, इसने धो के, सर्फ के साथ धो के उसको फिर भूपेंद्र हुड्डा के सिर पे रखेंगे। कितनी गंदी, गहरी, कितनी गंदी और घिनौनी सोच है। इस घिनौनी सोच का जवाब करनाल की जनता, समाज के पिछड़े वर्गों के लोग और समाज का हर वो व्यक्ति जो इस तरह की घिनौनी सोच के विरुद्ध है, वो जवाब देगा। नायब सिंह सैनी जी नायाब अंतर से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। उपचुनाव, देखिए आज यहाँ पे हम लोग इस माहौल में आए थे कि यहाँ पे मुद्दों पे बात होगी, हरियाणा में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उस पे बात होगी। इस उपचुनाव की क्या स्थिति दिख रही है जो करनाल में मुख्यमंत्री की सीट पे उपचुनाव है? देखिए, मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय खट्टर साहब भी और माननीय सैनी साहब भी दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस की वजह क्या? इस कॉन्फिडेंस की वजह सिर्फ यही है कि जनता जनार्दन जो है लगभग 9.5 साल से पीड़ित है। आज सिर्फ इन्होंने चेहरे बदल के, ये सब एक दिखावा है। जमीनी धरातल पे सच्चाई ये थी कि ना इनके साथ किसान था, ना कर्मचारी था, ना व्यापारी था। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी पिटाई ना हुई हो, चाहे वो सरपंच हो, कर्मचारी हो, युवा हो। आज एक मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, ये सरकार बदलने जा रही है। क्या बदलेगी? उपचुनाव करनाल का मुख्यमंत्री का उपचुनाव।
देखिए साथियों, यहाँ से जो है जिसको मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी को, और भारतीय जनता पार्टी ने जाति कार्ड खेलने का काम किया है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी होती तो ये राजकुमार सैनी के साथ उसको जो है कि आंदोलन के अंदर झोंक करके वो उसके साथ ये काम ना करती, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को और जाट कम्युनिटी को लड़वाने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लास्ट के अंदर आकर के जो है जाति कार्ड खेल करके जो है ये जो है कि बैकवर्ड का वोट जो है कि बटोरना चाहते हैं। लेकिन आज तक जो 27% रिजर्वेशन है, बैकवर्ड कम्युनिटी का जो 27% रिजर्वेशन है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया। उपचुनाव में क्या होने जा रहा है ये बताइए। यानी नायब सिंह सैनी इस सीट से हार रहे हैं। आपने तो उम्मीदवार ही नहीं उतारा। हमारा उम्मीदवार है, हमारा जिसने किसानों के पक्ष के अंदर जो है कि अपनी लहर चलाई है, और जो आर्य साहब है, हमारा समर्थन इनेलो का उसकी ओर है। चलिए जी, उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? भाई चाहे उपचुनाव हो या लोकसभा का ये आम चुनाव हो, अभी एनसीपी और एनएलडी के कार्यकर्ता बहुत देर से नारे लगा रहे हैं, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। भाई लोकल कैंडिडेट तो जेजेपी का है, चाहे वो उपचुनाव का हो और चाहे वो आम चुनाव का हो। हमारा लोकल कैंडिडेट है इनका। अगर मैं मराठा साहब की बात करूं, महाराष्ट्र की पार्टी है, अगर आप जनता की तरफ कैमरा कर दोगे ना, इनका चुनाव चिन्ह पूछ लोगे, कोई बता नहीं पाएगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं पूछ लो, चाबी कहेंगे दुष्यंत चौटाला, चाबी दुष्यंत चौटाला। चाबी पर 25 तारीख को मोहर लगेगी। चश्मा तो पता है, चाबी पर मोहर लगेगी। चश्मा लड़ी नहीं रहा करनाल में, चश्मा तो गया कहाँ? ये तो बातें बातें रहेगी, चश्मा है कहाँ आज इनको ये पता है, चश्मे वाले को भी थारी नहीं 1000 पर्ची भी 1000 वोट नहीं करना लोकसभा में, इसलिए तो एनसीपी के साथ किया यो। अगर भाई थोड़ा बहुत सारा लाग जा कुछ, चल कोई नहीं, हम भी कह देंगे। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, अंदर वोटर अंदर जाएगा, चश्मा उसे मिलेगा नहीं। देखिए, ये जनता जानती है, जनता ने फैसला कर लिया है। यहाँ से खट्टर जो है कि वो हार रहा है, और एनसीपी और इंडियन नेशनल लोक दल 1000 वोट है, अकाली दल, इनके कहने से कुछ नहीं बनता। इनके हालात जो है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बुरी हैं। लोग नैना चौटाला के गाड़ी के काफिले पर भी जो है कि पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इनकी बोरी भर रही है कि एक विधायक है, मतलब वो काम नहीं होता कि अल्लाह ने पल्ले मैया मटकता चल रहा है जो, और जहां से इनके डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला जी, वहां पर छात्रों के साथ क्या हाल हुआ उचाना स्कूल के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी भी ये आईएनएलडी के प्रवक्ता के पास की गलती नहीं है। एक तो इनका प्रत्याशी नहीं है, खाम खा दूसरे के साथ जी लाग रहे हैं, वोट मांगने हंडे हैं। कोई फायदा है इस बात का? कैमरे पे झूठ बोलने का फायदा है क्या कुछ? मैंने कहा भाई वोट फॉर लोकल कैंडिडेट देवेंद्र का देना है। अपने जाति कार्ड खेला। भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। कभी भी हम जाति का कार्ड नहीं खेलते। हम ये कह रहे हैं, हम पर सवाल कौन उठा रहे उसका चेहरा देखिए। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल खुले आम जाति की बात करती है, एक जाति की बात करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहते थे मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में। गोहाना की रैली में कहा था। अभय सिंह चौटाला की भी बोली यही है। जो एक जाति की राजनीति कर रहे हैं वो उस भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं जो भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अरे हम तो सबको साथ लेकर जाते हैं। हमारे अध्यक्ष जाट थे, अभी हमने लास्ट में सांसद बनाया सुभाष बराड़ा जी को, राज्यसभा भेजा। कौन सी बिरादरी से आते हैं? हमारे अध्यक्ष रहे सुभाष जी बराड़ा। हम सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं। ये जातियों का नाम लेकर के उनको लड़वाने का काम करते हैं। 4 जून को क्या होने? निश्चित तौर पे कांग्रेस की सत्ता बनने जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ, और हम एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहें। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 4 जून के बाद कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन? देखिए, ये सब दल बैठ के फैसला लेंगे, और जो भी फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, क्योंकि हम लोग जिनको साथ लेके चले हैं उनको आखिरी सांस तक साथ रखेंगे। 4 जून को क्या होने जा रहा है? 4 जून को कमल खिलेगा। एक करनाल में विधानसभा का,
और 10 की 10 लोकसभाओं में लोकसभा का कमल नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले गुलदस्ते में हरियाणा के 10 कमल खिला करके हम भेजेंगे। करनाल के कमल की चमक वो सर्वाधिक होगी। मनोहर जी को दमदार जीत मिलने वाली है। 4 जून हर चीज की चाबी दुष्यंत चौटाला जी के पास है, चाहे वो 4 जून हो या आगामी विधानसभा का 4 जून को जो है कि तुर्रा बजेगा और खट्टर भागेगा। चलिए जी, तो आपने सुनी ये करनाल की जनता का मूड, क्या कुछ वो कह रहे हैं उसे आपने समझा। हम आपसे मिलेंगे एक और लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ की स्थिति को जानेंगे समझेंगे, आपसे आएंगे वोट यात्रा लेकर। लेकिन अपील है आपसे, 25 तारीख को घर से बाहर निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा, वोट डालिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि 25 तारीख को कोई बहाना नहीं, घर में मत बैठिएगा, वोट डालिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और लोकसभा क्षेत्र में। जनता टीवी की वोट यात्रा जारी है।